हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग आज मौर्योत्तर काल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे थे और मौर्य काल से संबंधित 4 वीडियोस अपलोड किए गए थे। तो मौर्य काल में स्पेशली हमने देखा था कि किस प्रकार से जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके द्वारा चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। हमने देखा कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की जाती है, इस साम्राज्य की नींव पड़ती है। वहीं हमने देखा जो अशोक है उसने इस साम्राज्य के विस्तार का बहुत अधिक प्रयास किया और इस साम्राज्य को एक धार्मिक स्वरूप देने का प्रयास किया। और इसके बाद मीन्स अशोक के बाद जितने भी शासक हुए, जितने भी उत्तराधिकारी हुए इस वंश के, वो अयोग्य माने जाते हैं पूर्णतः, क्योंकि अशोक के बाद कोई ऐसा शासक ही हुआ ही नहीं जो इतनी विस्तृत साम्राज्य को मीन्स जो चंद्रगुप्त मौर्य का या मौर्य का साम्राज्य जो था वो पहला एकीकृत, विस्तृत और केंद्रीकृत शासन माना जाता है भारतीय इतिहास में। तो इतने बड़े शासन, इतने बड़े प्रशासन को, जिसका विस्तार भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान के अंतिम छोर तक फैला हुआ था, इतने बड़े प्रशासन को चलाने की क्षमता अशोक के बाद किसी शासक में नहीं होती है। परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे जो है इस वंश का यानी ये जो वंश है, ये जो साम्राज्य है अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। अंत में क्या होता है कि अयोग्य शासक और ब्राह्मणों की प्रतिक्रियावादी यानी मौर्य शासकों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया थी, उसके परिणाम स्वरूप अंत में इस वंश का पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो अंतिम राजा होता है इस वंश का, यानी मौर्य वंश का जो अंतिम राजा रहता है बृहद्रथ, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है, जो एक ब्राह्मण सेनापति होता है। और फिर इस साम्राज्य का यानी मौर्य वंश का पतन हो जाता है, अंत हो जाता है और एक नए वंश की स्थापना हो जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, शुंग वंश जिसे कहा जाता है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 2 प्रकार की परिस्थितियां भारत में पैदा होती है। एक तो होता है कि जो देसी रियासतें होती है, जो हमने देखा मौर्य काल में जो प्रांत में बांट करके शासन प्रशासन को राजा चलाने का प्रयास करता था, वो जो प्रांत है वो स्वतंत्र होने लगते हैं, यानी वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने लगते हैं। वहीं जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र होता है यानी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला, उस क्षेत्र से क्या होता है कि जो विदेशी आक्रमणकारी है वो भी आक्रमण करने लगते हैं। यानी वहाँ छोटी छोटी रियासतों का भी जन्म होता है उस पीरियड में, और उसी पीरियड में क्या होता है कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारत पर, चूँकि भारत की स्थिति उस समय कमज़ोर थी, छोटे छोटे रियासतों में भारत पूरा बटा हुआ था, तो इस वजह से जो विदेशी आक्रमणकारी है उनके लिए भी यह आमंत्रण निमंत्रण की इस अवस्था होती है। तो उस पीरियड में कुछ विदेशी आक्रमण भी होते हैं और कुछ देसी रियासतों का भी जन्म होता है। विदेशी आक्रमणकारियों में जो है हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण, ये सब जो है कुछ आक्रमणकारी है जो उस पीरियड में भारत पर दस्तक देते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। वहीं कुछ देसी रियासतें हैं जिसमें शुंग, कन्नव, सातवाहन, इक्ष्वाकु और चेदी वंश, ये कुछ प्रधान वंश है जिसका उदय उसी काल में भारत में होता है क्रमानुसार। तो आज अगले वीडियो में हम लोग विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और आज इस वीडियो में हम लोग देसी रियासतों के बारे में स्पेशली जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं देसी रियासतों में जो पहला वंश है यानी मौर्य वंश के पतन के बाद जो पहला वंश है वह शुंग वंश कहलाता है। और इस शुंग वंश का जो टाइम पीरियड है वह 185 से 75 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों, 185 या 84 ईसा पूर्व में क्या होता है कि एक दिन जो मौर्य काल का जो अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, वह अपने सेना के निरीक्षण के लिए जाता है और वहीं पर क्या होता है कि उसके जो सेनापति होते हैं पुष्यमित्र शुंग, उसके द्वारा पूरी सेना के सामने कहा जाता है कि उसकी हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार से उस वंश का अंत हो जाता है और शुंग वंश के स्थापना हो जाती है। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग माने जाते हैं और इन्हें
और सैनानी भी कहा जाता है, यानी इनका उपनाम औदीभिज और सैनानी भी मिलता है, जो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके इस वंश की स्थापना करते हैं, यानी शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और हमने देखा था कि मौर्य काल में जो पूरे मौर्य काल में जो उसकी राजधानी है वह पाटलिपुत्र रहती है, किंतु ये यहाँ शुंग वंश में जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है तो यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र की राजधानी ना रहकर इसकी राजधानी विदिशा हो जाती है, यानी कि विदिशा इसकी राजधानी हो जाती है पाटलिपुत्र के स्थान पर। और दोस्तों ये जो है पुष्यमित्र शुंग ये एक ब्राह्मण सेनापति होता है। तो चूँकि हमने देखा था कि मौर्य काल जो है वह बौद्धों की यानी बौद्ध धर्म का बहुत अधिक वहाँ प्रचार प्रसार होता है, यानी बौद्ध धर्म के और जैन धर्म को जो है यानी ब्राह्मण धर्म के अलावा है अन्य धर्मों को मौर्य काल के शासकों के द्वारा संरक्षण दिया जाता था, उसका प्रचार प्रसार किया जाता था। तो ब्राह्मणों की जो विरोधी यानी ब्राह्मण विरोधी जो इनडायरेक्ट इनकी नीतियां थी, इसके वजह से क्या होता है ब्राह्मण बहुत क्रोध में रहते हैं और इस काल में क्या होता है ब्राह्मण धर्म का पतन हो जाता है। मीन्स ब्राह्मण धर्म का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे चला जाता है, उसका अस्तित्व बहुत खतरे में होता है, मीन्स बहुत पीछे चला जाता है। तो ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या होता है कि इस ब्राह्मण धर्म के उत्थान का प्रयास किया जाता है। जो वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म था, जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण थे वो सर्वश्रेष्ठ माने जा रहे थे आपका वैदिक काल से, किंतु मौर्य काल में हमने देखा था कि ब्राह्मण वर्ग जो था उसकी अपेक्षा बड़े पैमाने पर की जाती थी। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है इसके द्वारा क्या होता है कि ये फिर से ब्राह्मण धर्म के स्थायित्व का प्रयास किया जाता है, अब बौद्ध धर्म को पीछे धकेला जाता है, यानी बौद्ध धर्म को पीछे धकेल कर ब्राह्मण धर्म को फिर से स्थापित करने का प्रयास इस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है या ब्राह्मणों के पुनरुत्थान का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में ही ब्राह्मण धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार होता है, उसका पुनरुद्धार होता है, उसका पुनरुत्थान होता है। और ये जो ब्राह्मण धर्म है, वैष्णव धर्म है, यहीं से आगे बढ़ता है। अब बौद्ध धर्म जो है, जैन धर्म पीछे चला जाता है और ये जो ब्राह्मण धर्म और ये आपका वैदिक धर्म है यह आगे बढ़ता ही चला जाता है। गुप्त काल में हम लोग देखेंगे कि इसकी जो अवस्था है चरम अवस्था में यह पहुंच जाता है ब्राह्मण धर्म। तो ये जो पुष्यमित्र है इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाती है कि इसने ब्राह्मण धर्म को ऊपर लाने का फिर से इसका पुनरुत्थान करने का प्रयास किया। और इस काल में संस्कृत भाषा को भी बहुत अधिक मान्यता मिली, क्योंकि हमने वैदिक काल में देखा था कि जो आर्यों की भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। जितने भी वेद रचित हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चाहे अथर्ववेद, तो उस काल में जितने भी वेदों की रचना हुई थी यह सब संस्कृत में हुई थी। तो इस काल में भी क्या होता है कि संस्कृत भाषा को मान्यता मिलता ही है, यानी वैदिक पुनर्जागरण और संस्कृत भाषा के उत्थान का प्रयास भी इस काल में होता है। आइए दोस्तों हम लोग इसकी जानकारी के क्या क्या स्रोत है, मीन्स ये जो शुंग वंश है इसके शासकों के संबंध में या इसके शासन प्रशासन के संबंध में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है उसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसके जानकारी के जो स्रोत है इसमें पतंजलि की महाभाष्य, यानी कि ये जो पतंजलि है दोस्तों ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी पुरोहित थे, यानी कि इनके दरबार में रहकर ये पूजा पाठ कर्मकांड आदि करवाते थे। तो उनके द्वारा एक महान रचना हुई थी महाभाष्य जो व्याकरण पर आधारित है। तो इस पतंजलि के महाभाष्य से भी इस वंश के इस काल की जानकारी हमें मिलती है। वहीं जो हर्षचरित है वानभट्ट द्वारा रचित, जो हम लोग हर्षवर्धन के काल में देखेंगे हर्षचरित की रचना की जाती है वानभट्ट के द्वारा, तो इस हर्षचरित से भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। वहीं जो मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति की रचना भी इसी काल में की जाती है और इस मनुस्मृति में जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इस मनुस्मृति से भी इस काल की हमें जानकारी मिलती है। वहीं जो कालिदास जो गुप्त काल में आते हैं, यानी विक्रमादित्य के शासन काल में ये कालिदास उनके दरबार में रहते हैं, उनके द्वारा जो रचित है मालविकाग्निमित्र, इस
से भी हमें इस काल के बारे में जानकारी, इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों ये जो कालिदास की जो रचना है मालविकाग्निमित्र, ये मालविकाग्निमित्र जो ये पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र होते हैं, अग्निमित्र यानी पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की जो जीवन से संबंधित ये विकाग्निमित्र नाटक की रचना कालिदास के द्वारा की गई है। यानी इसके जो नायक है पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र होते हैं, जिसमें राजकुमारी मालविका और इस अग्निमित्र के प्रेम कहानी और प्रेम विवाह से संबंधित बातों को रखा गया है, यानी कथा को पेश किया गया है। तो ये मालविका अग्निमित्र का जो नायक है या अग्निमित्र ही होते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बहुत से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वहीं जो पुष्यमित्र शुंग है, इस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसके जीवन काल में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है मीनांडर, जो कि एक हिंदी यूनानी आक्रमणकारी होता है। हमने देखा था कि इसी काल में कुछ विदेशी आक्रमण भी होते हैं, जिनमें हिंद यवन और शक, पहलव, कुषाण आदि होते हैं। तो ये हिंद यूनानी जो है, इसमें इसका जो शासक होता है मीनांडर, उस समय उसकी वो आक्रमण करता है आपका मगध पर, और उसका इन दोनों के बीच युद्ध होता है, पुष्यमित्र शुंग और इस मीनांडर के बीच। और क्या होता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो मीनांडर को हरा करके उसे पराजित करके वापस भेज देता है। तो ये भी पुष्यमित्र शुंग के जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। दोस्तों जो इस पुष्यमित्र शुंग के बारे में, चूँकि यह ब्राह्मणों के पुनरुद्धार बहुत से कार्य किए हैं, ब्राह्मण धर्म का ये संरक्षक माना जाता है। तो जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है दिव्यावदान, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो 84,000 स्तूप, यानी जो अशोक के काल में 84,000 स्तूपों की जो अशोक के द्वारा रचना की जाती है, निर्माण किया जाता है। तो जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है दिव्यावदान, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि ये जो पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण सेनानी थे, उन्होंने इन 84,000 स्तूपों में बहुत सारे स्तूपों को नष्ट करने का प्रयास किया है। ये बहुत सारे इतिहासकारों का इस बारे में मतभेद मिलता है, यानी बहुत सारे इतिहासकार इस बात से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, क्योंकि इस काल में दो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए जाते हैं जो इस बात को झुठलाने का मजबूत आधार कह सकते हैं, जिसमें आपका एक सांची व एक भरूच के स्तूप का निर्माण बताया जाता है। जो सांची का जो स्तूप है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसका जो निर्माण है अशोक के काल में करवाया गया था। किंतु क्या होता है कि अशोक के काल में तो ये स्तूप का निर्माण करवाया जाता है, और इसकी जो ये घेरा है, यानी ये जो घेरा है ये अशोक के शासनकाल में ये लकड़ी का रहता है। किंतु पुष्यमित्र शुंग क्या करते हैं कि इस जो लकड़ी का घेराव है, इसको वो पुष्यमित्र शुंग अपने काल में इसे शिलाओं का, यानी इसका निर्माण पत्थरों से करवाते हैं, यानी एक मजबूत आधार देते हैं। वहीं जो ये भरूच का जो स्तूप है, इसका भी निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया जाता है। इसी वजह से इतिहासकारों का मानना है कि ये जो दिव्यावदान में जो 84,000 स्तूपों को नष्ट करने का पुष्यमित्र के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, यानी जो उल्लेख मिलता है, वो निराधार माना जाता है। अगर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्तूपों को नष्ट करने का प्रयास किया जाता या वो बौद्ध धर्म विरोधी होते, तो वो कभी भी सांची व भरूच के स्तूपों का पुनरुद्धार या निर्माण करने का प्रयास नहीं करते। खैर, ये सब इतिहास की बातें हैं, हमारे पास जो प्रमाण है हम उसके आधार पर इन सब बातों को जानने का बस प्रयास कर सकते हैं। तो सांची के स्तूप का पुनरुद्धार करते हैं, और ये जो भरूच है, भरूच के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है। और इसका जो अंतिम शासक देवभूति होता है, यानी जो शुंग वंश का अंतिम शासक है, ये देवभूति माना जाता है। इस काल का एक और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है दोस्तों, चूँकि यह ब्राह्मण काल माना जाता है, तो यहाँ पर जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए जाते हैं। ये अश्वमेघ पतंजलि के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जो उनके राज पुरोहित रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये कुछ जानकारियाँ थी जो शुंग वंश से संबंधित थे, जो जिससे बार बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम लोग
कण्व वंश के बारे में जानेंगे। जो कण्व वंश है दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड है यह 75 से 30 ईसा पूर्व माना जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो इसका जो अंतिम शासक है देवभूति, यानी जो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति होता है, उसकी जो हत्या ये वासुदेव कण्व के द्वारा कर दी जाती है। यानी वासुदेव के द्वारा इसके अंतिम शासक देवभूति की हत्या की जाती है और इस प्रकार क्या होता है कि शुंग वंश का अंत हो जाता है और एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना पड़ती है। तो इस कण्व वंश से ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत थोड़े ही सवाल जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि इस कण्व वंश की संस्थापक के बारे में पूछ लिया जाता है, या इसके अंतिम शासक के बारे में पूछा जाता है, या फिर इस वंश के बाद कौन से वंश का उदय होता है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वंश की एक खासियत और होती है दोस्तों, इसका जो साम्राज्य विस्तार है केवल पाटलिपुत्र तक रह जाता है। जो हमने देखा मौर्य साम्राज्य में, जो मौर्य साम्राज्य है वो आपका उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूरब से लेकर के पश्चिम, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान भी उसका अंतिम छोर जो यूनान से सटा हुआ वहाँ तक इसका विस्तार रहता है। किंतु जो यानी इसके मौर्यों के पतन के बाद जब शुंग वंश की स्थापना होती है, शुंगों के बाद जब कण्व वंश की स्थापना होती, तो इस काल तक जो है इसका साम्राज्य सिर्फ पाटलिपुत्र तक रह जाता है। मीन्स कि इसका जितना भी प्रांत है, छोटे छोटे राज्य है, इससे छूट जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और इसका साम्राज्य बहुत छोटा, मीन्स सिर्फ पाटलिपुत्र जो आपका आज का पटना है वहाँ तक सीमित रह जाता है। तो इस वंश से ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, बस यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। वंश के बाद हम लोग अगला जो ब्राह्मण वंश है, सातवाहन वंश, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये जो मौर्य साम्राज्य के बाद जो पहला वंश शुंग वंश आता है, उसके बाद ये कण्व वंश और उसके बाद जो ये सातवाहन वंश है, तो ये जो तीनों वंश है ये आपका ब्राह्मण वंश यानी ब्राह्मणों के वंशज ये होते हैं। इसलिए इस काल को ब्राह्मण काल कहा जाता है, पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इस मगध साम्राज्य के जो अगले वंश है सातवाहन वंश, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इस सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, इसे दक्षिणापंथी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो अस्तित्व है वह दक्षिण यानी भारत के दक्षिण भाग में इसका अस्तित्व रहता है। तो इस आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वह इस आंध्र सातवाहनों का क्षेत्र माना जाता है। और इसके जो संस्थापक होते हैं ये शिमुख होते हैं, यानी जो सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख माने जाते हैं। जो सुशर्मा यानी सुशर्मा जो ये कण्व वंश का अंतिम शासक होता है, इसकी हत्या करके ये जो है शिमुख सुशर्मा की हत्या करके इस सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं, इस वंश की नींव डालते हैं। और ये जो अपनी राजधानी है, जो हमने शुंग वंश में देखा था कि इसकी राजधानी विदिशा थी, तो वहीं जो इसकी राजधानी है प्रतिष्ठान वो बनाते हैं, यानी प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाते हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर नदी के रूप में पूछा जाए तो कृष्णा गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है यह सातवाहनों का क्षेत्र माना जाता है। क्योंकि आंध्रों के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था, तो इस वजह से इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। इसके प्रधान शासकों में सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, ये सब इसके यानी सातवाहन वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं। दोस्तों इसमें जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है ये इस वंश का सबसे महान और सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। दोस्तों इस काल की जो प्रमुख बात ये मानी जाती है कि ये जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी जो शासक है, राजा है, उसके नाम के आगे यहाँ देखिए वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, तो इस वंश के कई ऐसे शासक हैं जिनके नाम के आगे उनकी माता का नाम जोड़ा गया है। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है, इतिहासकारों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ मातृसत्तात्मक समाज था। मीन्स यहाँ कुल में, परिवार में, समाज में औरतों की
कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, मातृसत्तात्मक समाज यहाँ का माना जाता है। दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि वो जो समाज था वहाँ का, वो भी मातृसत्तात्मक समाज था। तो ठीक उसी प्रकार से ये समाज भी, यानी ये जो सातवाहनों का जो काल है, ये शायद मातृसत्तात्मक काल था। किंतु अगर हम लोग शासन प्रशासन की बात करते हैं तो यहाँ पर भले ही माता को परिवार, कुल या समाज में सर्वोच्च स्थान दिया गया हो, सर्वोच्च मान्यता दिया गया हो या उनकी प्रधानता हो, किंतु जब शासन व्यवस्था की बात आती है तो कहीं पर भी स्त्री के शासन करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। शासन व्यवस्था की बात आती है तो वहाँ पुरुषों को ही सर्वोच्चता यानी स्थान सर्वोच्च मिला, यानी जितने भी शासक हुए इसके पुरुष हुए, स्त्री कोई भी इसकी शासक नहीं हुई। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि कुल और परिवार में तो औरतों की प्रधानता थी, किंतु शासन व्यवस्था यानी राजतंत्र में स्त्रियों को स्थान नहीं दिया गया था। और जो इसके एक शासक है हाल, ये जो है इनसे भी प्रश्न आता है। कुल मिलाकर गौतमी पुत्र सातकर्णी और ये हाल जो है, इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये जो हाल है दोस्तों, ये खुद एक शासक होते हुए एक रचनाकार भी थे, जिन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की। यानी ये जो हाल है शासक सातवाहन वंश के, इसके द्वारा गाथा सप्तशती की रचना की गई। और जो गुणाढ्य है, ये गुणाढ्य भी जिन्होंने वृत्त कथा लिखी है, ये गुणाढ्य भी इनके दरबार में ही रहते थे। तो इनके काल में 2 रचनाएं की गई, एक गाथा सप्तशती और एक बृहत कथा। तो ये इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वहीं जो भूमि दान देने की जो प्रक्रिया का आरंभ है, वह इस काल के शासकों के द्वारा ही आरंभ किया गया। दोस्तों, हमने देखा था कि जो मौर्य काल में बड़े पैमाने पर अशोक के द्वारा जो है बौद्धों को दान दिया जाता था। बौद्ध धर्म के अलावा भी वो अन्य धर्मों को भी दान देते थे। किंतु इस काल में जो दान देने की प्रक्रिया का एक नया आरंभ किया गया, यानी दान देने की जो प्रक्रिया है इस काल में एक नए रूप में आरंभ की गई। होता क्या था कि जैसे जो इस काल में जो ब्राह्मण पूजा पाठ, यज्ञ, कर्मकांड आदि जो करते थे राजाओं के शासन काल में, राजाओं के संरक्षण में, तो वहाँ क्या होता था कि उनको जो है भिक्षा देने के बदले, दान देने के अलावा क्या करते थे, ये जो शासक है वो भूमि देते थे, यानी भूमि का एक टुकड़ा दे देते थे। और कहा जाता था कि इस पर जो कर है, यानी जो जनसाधारण के द्वारा उस भूमि पर कर मिलता है, तो वो कर उस ब्राह्मण को, यानी उस भूमि का जो कर था जनसाधारण के द्वारा, वो ब्राह्मण को दिया जाने का अधिकार दिया गया। यानी वो जो कर था वो ब्राह्मणों को उस भूमि का कर मिलता था। इस प्रकार क्या होता था कि एक ब्राह्मण कई बार पूजा पाठ करवाता था, कई बार यज्ञ कर्म कांड आदि करवाते थे। तो इस प्रकार उसके पास है, यानी एक ब्राह्मण के पास ऐसे छोटे छोटे दान मिलते गए और वो उसके पास एक मतलब भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसके अंदर में आ जाता था, यानी उसके साम्राज्य के रूप में कहिए, एक छोटा सा साम्राज्य उसके अंदर स्थापित हो जाता था। तो यानी उस काल में ब्राह्मणों को और जो बौद्ध भिक्षु है उनको भी ये भूमि दान की देने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे भूमि जब एक इंसान को, एक ब्राह्मण या बौद्ध भिक्षु को दिया जाता था, तो वो जो बौद्ध भिक्षु या ब्राह्मण होता था वो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को इकट्ठा करते करते वो एक छोटा सा साम्राज्य उसका बन जाता था। तो फिर ये जो व्यवस्था है धीरे धीरे सामंती व्यवस्था कहलाने लगी। मीन्स आगे जो हम लोग देखेंगे सामंती व्यवस्था जो गुप्त काल में या उसके बाद भी ये विस्तृत रूप पकड़ता है, तो उसकी जो नींव है कहीं ना कहीं इस सातवाहनों के शासन काल में ही पड़ती है। तो इससे भी बहुत बार से प्रश्न आते हैं कि जो भूमिदान की प्रक्रिया है या सामंतवादी जो व्यवस्था है उसकी नींव किस काल में, किस वंश में पड़ती है। तो यह सातवाहनों के वंश में इस भूमिदान की प्रक्रिया का आरंभ किया जाता है। अब हम लोग सातवाहनों के काल में जो सिक्के चलाए गए उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सातवाहनों के शासन काल में कई प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, जिसमें सीसा, चांदी, पोटीन और कांसे आदि के धातु के सिक्के चलाए जाते थे। इसमें जो सीसा है,
ये जो सीसा के जो सिक्के हैं ये सातवाहन शासन काल की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है, यानी सर्वाधिक सीसा के सिक्के सातवाहनों के द्वारा चलाए गए थे। तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और इनकी जानकारी के जो स्रोत है दोस्तों, तो इसके जानकारी के स्रोत जो पुराण है, मत्स्य पुराण, उससे मिलता है, और जो एक नासिक अभिलेख है उससे भी हमें इस काल की यानी सातवाहनों के वंश के काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सातवाहनों के द्वारा जो दोस्तों राजकीय भाषा थी सातवाहनों की, वो प्राकृतिक थी, और लिपि जो है ब्राह्मी लिपि थी। तो ये जो लिपि हमने देखा था मौर्य काल में भी ब्राह्मी लिपि का अशोक के द्वारा सबसे ज़्यादा स्तूपों में, अभिलेखों में प्रयोग किए गए हैं। तो वो ब्राह्मी लिपि का यहाँ भी यानी सातवाहनों के शासनकाल में भी प्रयोग किया जाता था, किंतु यहाँ पर संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। अब कला की बात करते हैं। तो सातवाहनों के शासनकाल की में कुछ प्रमुख कला था, जिसमें कारले चैत्य, जो चूँकि इस काल तक बौद्ध धर्म का अस्तित्व कहीं न कहीं था, मीन्स पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। ब्राह्मण वंश का अस्तित्व था और बौद्ध धर्म का भी अस्तित्व था। तो जो कारले चैत्य है, जो बौद्धों का पूजा स्थल माना जाता है, तीर्थ स्थल माना जाता है, तो कला के रूप में यहाँ इसका भी निर्माण किया गया। वहीं जो है अमरावती कला का भी यहाँ पर विकास किया गया। ये अमरावती आगे चलकर जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी बनती है। तो अमरावती कला भी इस काल की एक प्रमुख कला मानी जाती है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे जो कुषाण है, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा आपका गांधार कला और मथुरा कला का उसके शासनकाल में विकास होता है। और किंतु इस काल में जो है यानी सातवाहनों के शासनकाल की जो कला की खासियत है वह अमरावती कला के रूप में जानी जाती है। तो कुल मिलाकर ये सातवाहन वंश से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी, जिससे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं बार। अगला जो वंश है वह इस चेदी वंश आता है, जिसे महामेधवाहन वंश भी कहा जाता है। तो ये जो चेदी वंश है दोस्तों, चूँकि ये तीनों जो शुंग वंश है, कण्व वंश और ये जो सातवाहन वंश है, ये तो ब्राह्मण वंश थे, यानी ब्राह्मण शासक थे इस वंश के। और ये जो चेदी वंश है ये महामेधवाहन वंश जिसे कहा जाता है, ये आपका जैन धर्म के समर्थक थे इस वंश के शासक। दोस्तों हमने देखा था कि अशोक यानी मौर्य काल में जो हमने अशोक के बारे में पढ़ा था, तो अशोक ने एक कलिंग युद्ध किया था, और उस कलिंग युद्ध के पश्चात ही वो जो है उसका आत्मा द्रवित होता है और वो युद्ध को त्याग देता है। तो इस युद्ध में चूँकि ये जो कलिंग युद्ध है, उस युद्ध के पश्चात वो कलिंग को क्या करता है, अपने साम्राज्य में जीत करके मिला लेता है। किंतु जब अशोक की मृत्यु होती है और मौर्य वंश का पतन होता है, तो ये कलिंग स्वतंत्र हो जाता है। इस स्वतंत्र कलिंग के ऊपर जिस वंश का शासक होता है वह चेदी वंश कहलाता है। इस वंश के एक महान शासक हुए खारवेल, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसकी जो जानकारी है हमें हाथी गुफा अभिलेख, जो एक बहुत प्रसिद्ध अभिलेख माना जाता है, उससे हमें इस खारवेल की जानकारी मिलती है। दोस्तों ये जो चेदी वंश है यह उड़ीसा यानी कलिंग उड़ीसा में स्थित है, तो ये उसका क्षेत्र माना जाता है। इसने इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य का इतिहास में जिक्र मिलता है। इसने है जो मगध पर आक्रमण कर जिन शीतलनाथ की मूर्ति जो महापद्मनंद कलिंग से जीत कर ले गया था, उसे लौटा कर लाया। यानी देखिए सिचुएशन क्या बनता है। एक समय ऐसा होता है जो मगध का जो नंद वंश का संस्थापक रहता है महापद्मनंद, वो ये कलिंग से ये जिन शीतलनाथ की मूर्ति जो जैन धर्म से संबंधित मूर्ति होती है, तो वह महापद्मनंद इस मूर्ति को जीत करके मगध ले जाता है। किंतु क्या होता है, चूँकि ये जो खारवेल है ये जैन धर्म का समर्थक रहता है, जैन धर्म को मानने वाला रहता है। तो ये जब ये अपने शासनकाल में क्या करता है, चूँकि महापद्मानंद जो है वो मगध का शासक रहता है, और ये जो खारवेल है ये मगध पर आक्रमण करके वो जो जिन शीतलनाथ की मूर्ति है उसे वापस ला करके अपने यहाँ यानी कि इस कलिंग में स्थापित करता है। तो ये खारवेल अपनी प्रतिष्ठा को उस मूर्ति
मूर्ति के रूप में अपने वंश में स्थापित करता है। तो इसके जीवन काल की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। दोस्तों परिस्थितियाँ देखिए, एक समय ऐसा था कि महापद्मनंद यहाँ से मूर्ति जीत करके ले जाता है लूट करके। वहीं जो इसका अगला शासक होता है अशोक, वह कलिंग को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लेता है। किंतु वक्त फिर पलटता है, परिवर्तित होता है, और जो कलिंग है जब स्वतंत्र होता है तो इसका जो शासक है उसी मगध पर, जिस मगध ने इसे हराया था, इसे अपने साम्राज्य में मिलाया था, उसी मगध से अपनी मूर्ति को, जो मूर्ति महापद्मनंद लेकर के गया था, उस मूर्ति को वापस ला करके अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करता है। तो कुल मिलाकर चेदी वंश से यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थे मौर्योत्तर काल के शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश और चेदी वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगले वीडियो में हम लोग विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में जानेंगे, जिसमें हिंद, यवंश, शक, पहलव, कुषाण आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जातों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।